अगस्त और सितंबर से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि पहले जब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, बड़े कंफ्यूजन्स थे, बड़े डाउट रहते थे। कोई भी हमें नेगेटिव कर देता था कि तुम्हारे ऊपर में रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, किस आधार पे तुम बातचीत कर रहे हो। तो भी रूल रेगुलेशन आ गए हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लग गया है, चारों तरफ बहुत अच्छा और पॉजिटिव माहौल है। तो ये सही टाइम है पूरी ताकत के साथ में काम करने का। और अब बातचीत यह आती है कि आप समय की लिमिटेशन है थोड़ी सी। पैशनेट तो है, पैशनेट का मतलब पागलपन तो है हमारे साथ आरसीएम को लेके। और आरसीएम करने में मजा भी बहुत आ रहा है बहुत सारे लोगों को। लेकिन केवल मात्र मजे से, केवल मात्र पागलपन से बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, डायमंड नहीं बन पाएंगे आप। डायमंड बनने के लिए आपने पैशन से प्रोफेशन की तरफ जाना पड़ेगा। पैशन के साथ प्रोफेशन को ऐड करना पड़ेगा। प्रोफेशन, प्रोफेशन को हिंदी में हम बोलते हैं पेशेवर। यानी कुछ वैसे काम करने पड़ेंगे जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं, पेशेवर काम। जैसे डॉक्टर एक पेशा है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे चलते फिरते तो हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 5 साल एमबीबीएस करेंगे, फिर एमएस करेंगे, तो फिर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएंगे, झोला साहब डॉक्टर नहीं। तो प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है तो सीरियसली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोफेशनल सिंगर बनना है तो प्रोफेशनल सिंगर बनने के भी लिए भी आपको थोड़ा रियाज करना पड़ेगा, थोड़ा संगीत सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाथरूम में गाना गुनगुनाते रहिए, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। घर वाले आपको डांट बेशक देंगे, क्या फालतू बेसुरा गाते रहते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सिंगिंग सीखेंगे तो फिर बहुत पैसा है। तो वैसे ही अगर आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेट अगर सीखेंगे तो फिर बहुत पैसा मिलेगा। जैसे अभी हमारे देश की टीम ने वर्ल्ड कप जीता है तो बहुत सारा पैसा मिला है। तो पैसा हमेशा, मान सम्मान, नेम फेम तभी मिलता है जब आप किसी काम को सीरियसली करते हैं, प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। और प्रोफेशन रिक्वायर्स 3 थिंग्स। प्रोफेशनल्स जितने भी हैं जिस भी फील्ड में हैं, तो जर्नली उनको 3 चीजें प्रोफेशनल्स में होती है। चूंकि समय की लिमिटेशन है तो मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, कभी डिटेल में इस पे हम बातचीत करेंगे। पहली चीज रहती है प्रोफेशनल का एक माइंड सेट रहता है। काम करते समय आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं तो उसको माइंड सेट बोलते हैं। जब आप किसी को उत्साहित होकर प्लान दिखाने के लिए गए और सामने वाले ने कहा बेकार फालतू भाग जाए यहां से, तो उस समय आप अपने आप को क्या जवाब दे रहे हैं? वो माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिकेट का प्लेयर खेल रहा है, प्रेशर का मैच है, बै, वो बैटिंग कर रहा है। जब बॉल उस तक आती है ना, उस समय वो अपने आप को क्या बोल रहा है, क्या विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो माइंड सेट क्या है उस समय का। जैसे हम बोलते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत कूल माइंड थे। तो कूल माइंड वालों का जो माइंड सेट था ना, वो उनकी ताकत थी। तो माइंड सेट पे काम करना हमें जरूरी है अगर हमने डायमंड बनना है तो। और माइंड सेट को कंट्रोल में रखना हमारे हाथ में है। और एक्सट्रीमली क्रुशियल फॉर सीनियर लीडर्स, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे रॉयल्टी से ऊपर वाले साथी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड सेट के ऊपर में काम करें। 3 चीजें माइंड सेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो माइंड सेट है वो एंटरप्रेन्योरल माइंड सेट होना चाहिए, न कि जॉब माइंड सेट होना चाहिए। जॉब माइंड सेट कौन सा रहता है? जो एमएनसी में या प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं उनका माइंड सेट ये रहता है कि भाई उनका काम जितना भी है वो उन्होंने पूरा करना है। जितना काम है उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते जनरली। और सरकारी माइंड सेट क्या रहता है सरकारी नौकरी पे? कि जितना उनका काम है उससे कम करना स्मार्टनेस है। उतना करना नहीं, उससे कम करना स्मार्टनेस है कहीं ना कहीं। लेकिन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वो होता है कि जो भी काम है वो सारा आपने ही करना है। आपने कोई कंडीशन नहीं लगानी।
कभी कोई कंप्लेंट नहीं करनी किसी से। तो राइट। आपने ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा जिसमें न आपकी किसी अपलाइन से शिकायत है, न किसी डाउनलाइन से शिकायत है, न किसी पिकअप सेंटर से शिकायत है, न कंपनी से शिकायत है। आपको ये लगना चाहिए कि आरसीएम मेरा है, मेरा काम है, मैंने करना है, किसी भी कंडीशन पे मैंने करना है और सारे काम मैं खुद कर लूंगा। मीटिंग की तैयारी करवानी है मैं खुद करवा लूंगा। सब कुछ आपने अपने आप में करना है, तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। मुझे माइंडसेट का मालूम नहीं था कि माइंडसेट कैसे काम करता है, लेकिन जब इनिशियली हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की, 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है, तो जींद में मैं लोकल होस्ट था। तो वहां पे बुलबुल रेस्टोरेंट में जो फर्स्ट फ्लोर पे था, वहां पे पहले हम गौशाला से तकत लेके आते थे, बुग्गी में डाल के और रेडी में डाल के, और वो तकत अपने कंधों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाते थे, और उसके बाद में वहां कुर्सी उर्सी बिछा के, और फिर मैं घर जाता था, जाके नहा के टाई लगा के आ जाता था, और फिर आगे माइक पकड़ लेता था। तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वो होता है जो सारे काम ये सोचे कि मैंने करने हैं। राइट। तो कुछ लोगों के अंदर में ये बाय डिफॉल्ट होता है, और कुछ लोगों को ये सीख के आ जाता है कि नहीं यार मैंने वैसे करना है। तो अगर आपके अंदर में ये चीजें नहीं है तो आप इसको अपनाइए, इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट आप बना के रखिए। और हमारा एक टेक्निकल नाम है आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर भी हमें कहते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर ये हुआ कि जहां से मेरी शुरुआत होती है, मैं मालिक हूँ। कई लोगों को लगता है यार मैं करूंगा तो क्लाइंट को फायदा होगा ज्यादा, तो उसको लाभ हो रहा है। तो वो माइंडसेट हमें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। माइंडसेट में दूसरी चीज है कि हमें कुछ एटीट्यूड, कुछ नजरियों को हमें फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए जिंदगी में, उस बुरे में से भी अच्छा देखना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञता की भावना रखनी हर किसी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति, हर किसी के प्रति कृतज्ञता की भावना रखना। इसको हमें अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में जैसे आप बैठे हैं, जगदीश जी ने बोला कि वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो वो लैटिट्यूड होना चाहिए एक लीडर का, सीखने के लिए हमेशा तैयार। यूट्यूब पे जा रहे हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स का कोई एपिसोड देख रहे हैं, तो मनोरंजन नहीं है वो, लर्निंग है वो। आप नोट कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाइए, तो वो लर्निंग एटीट्यूड रहे, आप किसी लेवल पे क्यों ना चले जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये भी एक एटीट्यूड है, हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए लास्ट मोमेंट तक मैं लड़ूंगा। तो वो वाला, ये जो एटीट्यूड अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो ये हमारे माइंड सेट को स्ट्रोंग बनाएंगे, ये चारों तरफ प्रकार के एटीट्यूड। और तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, माइंड सेट को डिवेल्प करने के लिए। कॉन्फिडेंस एक्शन रिजल्ट, ये एक ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल ये कहता है कि आपका जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज्यादा आप एक्शन करेंगे, उतना ज्यादा आप काम करेंगे, फील्ड में रहेंगे। और जितने ज्यादा एक्शन होंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। और जब रिजल्ट ज्यादा आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा तो और एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो और रिजल्ट होगा। लेकिन इसके रिवर्स भी वैसा ही काम करता है ये। लो कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग पे, आरसीएम में, अपलाइन पे, अपने ऊपर में, तो एक्शन भी कम होगा, और एक्शन कम होगा तो रिजल्ट भी कम होगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस, नो एक्शन, नो रिजल्ट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और नॉलेज इज द पावर इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में आपका जो ज्ञान है ना, वो आपको ताकतवर बनाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप नॉलेज लीजिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा एनहांस कीजिए, उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये होगा पहली चीज जो प्रोफेशनल्स में होती है, माइंडसेट पे हम काम करें थोड़ा। दूसरी चीज है स्किल्स। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम में आपको काम करने का रिवार्ड नहीं मिलेगा, आपको स्किलफुल तरीके से, कुशलता से काम करने के रिवार्ड मिलेंगे। ध्यान रखिए इस बात का। फील्ड में दौड़ने से बात नहीं बनेगी। फील्ड में आप दौड़ रहे हैं, सलीके से बात कर रहे हैं लोगों से, सलीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सलीके से फॉलोअप कर रहे हैं, सलीके से स्टार्टअप करवा रहे हैं, उससे आपको परिणाम मिलेंगे। और जो हमारे
बेसिक्स हैं, बेसिक्स हर जगह रिक्वायरमेंट होते हैं। डायमंड बनना है तो आपको बेसिक्स के ऊपर में काम करना पड़ेगा। ये हमारे बेसिक्स हैं कुछ, प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप और स्टार्टअप। ये स्किल्स हैं एक्चुअली सारी की सारी। इन पे काम करके हम अपने परिणामों में बेहतरी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्किल्स के ऊपर में, हालांकि यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। और अगर वो वीडियो नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है, जिसमें सारे के सारे बेसिक्स के ऊपर में, इन स्किल्स के ऊपर में थोड़ा डिटेल से बातचीत कहीं ना कहीं की गई है। और उसके बाद में जो तीसरी स्किल चाहिए प्रोफेशनल के पास में जो होती है, वो होता है डिसिप्लिन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुशासन, डिसिप्लिन हमें रखना है। कुछ कामों को हमने रेगुलर करना है। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने एक हैबिट ट्रैकर खोजा है, अपनी रिसर्च में उन्होंने निकाला है। और ये हैबिट ट्रैकर ये कहता है कि एक जो यू नो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है, वो कुछ कामों को हर रोज करता है, डेली करता है। वो उसकी जिंदगी में वैसे शुमार हो जाते हैं, जैसे अ, उसका जिंदगी में नहाना, हर रोज नहाना उसकी जिंदगी में शुमार है, नाश्ता करना शुमार है, टूथ ब्रश करना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो वैसी ही कुछ आदतें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर की शामिल होनी चाहिए, वो उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। वो अगर नहीं किया तो उसको लगना चाहिए कि यार आज कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं तीन चीजों पे विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ आपको। एक तो आप आदत बनाइए कि हर रोज आप दो नए लोगों के नाम अपनी लिस्ट में लिखेंगे। हर रोज सोने से पहले दो नए नाम आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। ये नए व्यक्ति पे भी लागू होती है, और ये रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर, सब पे लागू होती है चीज। तो एक तो काम ये करना हमने, डेली दो नए लोगों के नाम लिखने। दूसरा काम करना है, हर रोज कम से कम 5 लोगों को कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास करना है, 5 लोगों से बात करनी है। कौन 5 लोग होंगे? जो आपकी लिस्ट बनी हुई ऑलरेडी उसमें 5 लोग हैं, उनसे आपने बात करनी। और प्रयास करना है 5 में से 2 आदमी आपको अपॉइंटमेंट दे दें, कल के लिए या अगले 2 दिन के लिए, 3 दिन बाद के लिए। 2 अपॉइंटमेंट आपकी 5 में से आनी चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। हर रोज आप 10 लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आप ज्यादा स्पीड से ग्रो करना चाह रहे हैं, आप 20 लोगों से बातचीत कीजिए। लगभग 2 मिनट बात हो एक व्यक्ति से, 1 घंटे में आप 20 लोगों से बात कर सकते हैं आराम से। और तीसरा काम करना है, हर रोज कम से कम 2 लोगों को आरसीएम अभियान के बारे में बताना है। तो ये 3 काम आपने डेली करने हैं, आपकी लाइफ का ये हिस्सा होने चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि अगर हम लोग 3 काम करेंगे तो डायमंड बनने में आपको सुविधा होगी। ये बहुत गहरी लाइन आपको बता रहा हूं अभी, जो आपकी स्क्रीन पे आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट इनोवेशन। डायरेक्ट सेलिंग इनोवेशन करने का काम नहीं है, नई नई खोज करने का काम नहीं है। आपको कोई नई खोज नहीं करनी है डायमंड बनने के लिए, बट अबाउट रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन। ये चीजों को रिपीट करने का और अपने जैसे लोगों को तैयार करने का काम है। जो हमारे बेसिक्स हैं वो आपने डेली रिपीट करने हैं, इनोवेट नहीं करना कुछ भी। तो आप रिपीट कीजिए और अपने जैसे लोगों को अपनी टीम में तैयार कीजिए। 24 नवंबर 2024 और आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इस सर बना है, 24 24 24 का। बेहद खास है। पूरा हिंदुस्तान उत्साहित है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा वाइटल अचीवर सितंबर में आते हैं और उनका नवंबर में सेलिब्रेशन होता है। नवंबर में तो इंडिया लेवल का सेलिब्रेशन होता है। आपके लोकल लेवल पे अलग अलग सेलिब्रेशन रहते हैं। अलग अलग टीमें एकेडमी में जाती हैं, जैसे टाइगर टीम की अक्टूबर में एकेडमी है। तो अभी अगस्त में और सितंबर में अगर हम थोड़ा गोल सेट करके थोड़ा सा अगर हम लोग काम करेंगे तो इसकी इसके रिवार्ड्स आपको बहुत मिलेंगे। क्योंकि जो सेलिब्रेशंस अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेशंस
हर महीने नहीं आपको मिलने वाले हैं। आपकी टीम को ये अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगी। तो इसके लिए गोल सेटिंग पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, इसको हम लोग सीख सकते हैं। और देखिए, ये छोटे छोटे हमारे पायदान है, ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। अगर आपने बड़ा काम करना है, आपका लक्ष्य कुछ भी है, आप रॉयल्टी जाना चाह रहे हैं, आप पर्ल से स्टार पर्ल बनना चाह रहे हैं, आपका टारगेट एमराल्ड का है, तो इन छोटी सीढ़ियों को अगर आप आधार बनाएंगे तो आप कहीं पे भी चढ़ सकते हैं। तो आपकी टीम में जो नए साथी हैं उनका मिनिमम टारगेट बिगनर का हो, जो पुराने बिगनर हैं वो स्टार्टर या ओपनर का टारगेट लें। तो इन सीढ़ियों के साथ में हम ऊपर चढ़ते हुए काम करेंगे। और जब भी आपने अपने बिजनेस गोल्स को आपने अचीव करना है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को, अपने वॉल्यूम को पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले अपना स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ से कितना कितना वॉल्यूम आ सकता है। और आपकी जो डेप्थ है, वो डेप्थ आपको मालूम होना चाहिए और डेप्थ आपकी पकड़ में होनी चाहिए। बीइंग ए लीडर, आपका मैक्सिमम एनर्जी आपकी डेप्थ में जानी चाहिए। और डेप्थ से अगर आपने वॉल्यूम एक बार क्रिएट कर दिया, तो फिर ऊपर वालों अपने आप वॉल्यूम क्रिएट करना शुरू करेंगे। डेप्थ में काम करना उस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार अगर आप एक बहु मंजिला इमारत में रह रहे हैं, 20 मंजिला इमारत है, और उसकी पहली मंजिल पे अगर आग लग जाती है नीचे, तो ऊपर वाले लोग सारे निकल निकल के भागते हैं कि भैया नीचे आग लग गई है तो जल्दी ऊपर आने वाली है, भागो निकल निकल के। तो जब आप इधर उधर काम करते रहते हैं ना, कभी इसके साथ किया कभी उसके साथ में काम किया, उससे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जब आप डेप्थ में कुछ क्रिएट करते हैं, तो फिर ऊपर जितने भी लोग हैं ना, वो सारे निकल निकल के भागना शुरू करते हैं। तो आपका ये वैसे तो हमेशा के लिए ये नियम होना चाहिए, आपकी टीम में कल्चर होना चाहिए डेप्थ बिल्डिंग के ऊपर में। लेकिन इस बार ये टारगेट मंथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम करती है। तो इस प्रकार आप ऊपर बहुत सारा वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग आप रखिए, प्रॉपर योजना आपके पास में होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्लान है, वो बहुत कारगर आपके लिए साबित हो सकता है। डायमंड क्लब एक प्लान है हमारे पास में। जो लोग डायमंड क्लब में नहीं है, तो उनको आप डायमंड क्लब में लेके आइए। जो डायमंड क्लब ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए सुपर डायमंड क्लब 10,000 पे लेके आइए आप। 10,000 का बीसी छाबड़ा सर ये बोलते हैं कि शहर में बाढ़ तब आती है जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें लंबे समय तक गिरती रहती हैं। और हमने देखा भी बारिश के टाइम पे, बाढ़ कब आती है? जब लगातार बारिश हो जाती है। मूसलाधार नहीं भी हो ना, छोटी छोटी भी हो, लेकिन जब लगातार होती है और एक दो दिन लगातार होती है, तो बिल्कुल एकदम बाढ़ आ जाती है चारों तरफ में। तो वैसे ही छोटे वॉल्यूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी टीम से। वो कंसिस्टेंसी हो सकता है, वो डायमंड क्लब हो सकता है, वो सुपर डायमंड क्लब हो सकता है। और मैं सभी लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि माहौल का हमारा सारा का सारा जो अचीवमेंट मिलती है ना, वो माहौल की वजह से निकलती है। तो अभी माहौल है, उसमें आप थोड़ी और एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दीजिए, तो उस माहौल का बेनिफिट आपको बखूबी मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारी, थोड़ी सी हमने डायमंड जाने के बाद में की। अब बात करते हैं कि हेल्दी डायमंड कैसे बनना है। तो हेल्दी डायमंड बनने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ हेल्थ के ऊपर में थोड़े थोड़े कुछ काम करने पड़ेंगे। मेरा अपना मानना है, तीन चीजें आपको करनी चाहिए। पहली चीज, एक तो हेल्दी लोगों की थोड़ा संगत में रहने की कोशिश कीजिए। जो हेल्दी खान पान है, जिनका हेल्थ के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, उनकी थोड़ा एक तो संगति बढ़ाइए। फिजिकली संगति या फोन फोन पे भी बात बात करें, तो ऐसे लोगों की संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। दो थोड़ा अनहेल्दी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए। नहीं वो आपको जबरदस्ती है ना समोसा खिला देंगे, चार खिला देंगे, बोले अरे कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को कुछ नहीं, खा ले खा ले खा ले। तो थोड़ा हेल्दी लोगों की संगत में रहोगे, रामकिशन सर जी जैसे किसी व्यक्ति की संगत में रहेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा आपको बोलेगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, चलो सलाद खाते हैं। तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। दूसरा, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से पहले आपने एक बार अपने आप से ये पूछना है कि मैं ये जो खाना खा रहा हूं, ये
मेरे शरीर में जाके फायदा करेगा या नुकसान करेगा। अच्छा, खाना हम क्यों खाते हैं? कि इसलिए खाते हैं कि वो नुकसान करे जाके? इसलिए खाते हैं ना कि वो फायदा करे, उसमें कुछ पोषक तत्व हों और उससे हमें एनर्जी भी मिले, और एनर्जी के साथ साथ में हमारे शरीर की जो जो सात जो तत्व चाहिए हमें, पानी चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो सारे के सारे मिल जाएं। तो बस आप अगर थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि जब खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा? अगर लगेगा यार नुकसान ज्यादा होगा, फायदा तो कम ही लग रहा है, फायदा बस इतना है 5 मिनट तक मजा आ जाएगा, बाद में परेशानी है, तो उसकी बजाय अगर कहीं खीरा मिल रहा होगा स्टेशन पे, तो आप खीरा खा लेंगे, तो शायद उसमें फायदा ज्यादा है। तो वो थोड़ा कॉन्शियस, उसको कॉन्शियस ईटिंग बोलते हैं। कॉन्शियस लिविंग ही होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन कॉन्शियस लिविंग तो थोड़ा बड़ा रूप हो गया, कॉन्शियस ईटिंग जरूर आप करें। टीसी सर बोलते हैं उसको होश में रहना, तो होश के साथ में खाइए। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि दिन में एक बार आपके शरीर में पसीना आना चाहिए। तो वो पसीना कैसे आए, उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। और उसके लिए एक एक्टिविटीज तो अभी बिल्कुल आपके बिल्कुल नजदीक है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग मैराथन। डायरेक्ट सेलिंग मैराथन एक ऐसा यू नो टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ। मैंने पहले, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था हेल्थ को लेकर। 2016 में मैंने पहली मैराथन अटेंड की, और उस मैराथन का काफ़ी असर मेरी ज़िंदगी में पड़ा। 2 मैराथन मैंने अटेंड की, और मैं काफ़ी कॉन्शियस हुआ हेल्थ को लेकर। तो डायरेक्ट सेलिंग की पहली मैराथन होने जा रही है, पहली मैराथन है हिंदुस्तान की, डायरेक्ट सेलिंग की पहली मैराथन है। और चैट विद सुरेंद्र वत्स ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो उस इनिशिएटिव में मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप इस इनिशिएटिव को थोड़ा सा सहयोग कीजिए, इसको सराहिए। और ये जो हमारा इवेंट हो रहा है 9 सितंबर को, जिस दिन गाइडलाइन आई थी, इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे पास में आ रहे हैं। संभवतः 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें चीफ गेस्ट रहेंगे, और नेता लोग रहते हैं, थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो इंडस्ट्री की थोड़ी ताकत कहीं ना कहीं दिखती है। तो उस नाते उस चीज़ को ध्यान में रख के आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और हम पूरी फैमिली के साथ इसमें आ रहे हैं। एक छोटा सा 15 सेकंड का एक वीडियो सुनिए आप। मैं जवाहरलाल शर्मा, आयु 78 वर्ष, आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं देश वत्स, मैं सुरेंद्र वत्स, और मैं तन्वी वत्स, और मैं विशाल वत्स, और हम सह परिवार आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मैराथन में दौड़ने के लिए। तो पहली चीज तो ये कि आप इसमें अकेले मत आए, इसमें फैमिली के साथ में आए, परिवार के साथ में आए। क्यों आए, इसके मैं 3 कारण बताता हूँ। वाई यू शुड पार्टिसिपेट इन फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग मैराथन। पहला तो ये कि पहली चीज की अपनी एक वैल्यू रहती है। यू नो माउंट एवरेस्ट पे अभी हजारों लोग जाते हैं हर साल, लेकिन पहली बार कौन गया? एडमंड हिलेरी। तो पहली बार का अपना एक अलग चार्म रहता है। तो एक तो पहली है, इसलिए अटेंड करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में ये आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। हम सोचते रहते हैं कि चलो यार, बहुत सारे लोग तो 1 जनवरी को शुरुआत करते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं, और 10 जनवरी को वो कमिटमेंट टूट जाता है। तो एक जो स्टार्टअप की जरूरत होती है, तो ये जो इवेंट है, ये एक स्टार्टअप के लिए आपके लिए काम कर सकती है। इसलिए आप इसका हिस्सा बने, टू शो द स्ट्रेंथन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग की ताकत दिखाने के लिए हमारे पास में एक बड़ा अच्छा अवसर है। उस नाते भी आप एज ए टीम प्लेयर इसमें आप शामिल हों, अपनी टीम के साथ में आप पधारें, ये आपसे विशेष अनुरोध है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाउंडिंग एंड एंजॉयमेंट विद फैमिली। फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट करने का, और थोड़ा और नज़दीक आने का। गेम जो होता है ना, किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो हमें नज़दीक लेके आती है और हमारे अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करती है। तो मुझे अच्छे से याद है, जब भी हम पहले मैराथन हमने की,
तो उसमें हम सारे साथ में जाते थे। तो सुबह सुबह उठ रहे हैं, जल्दी उठ के अपना स्पोर्ट्स शूज़ पहन रहे हैं, पहले स्पोर्ट्स शूज़ खरीदे हैं। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, फिर जाना, फिर उसमें पार्टिसिपेट करना, फिर फ़ोटो खिंचवाना। और उस समय तो इतना कल्चर नहीं था फ़ोटो खींचने का, सोशल मीडिया पे डालने का, स्टेटस पे डालने का। तो अब चीज़ें और थोड़ा वो हो गई हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक एंजॉयमेंट भी है, वो फन भी है एक प्रकार से आपकी फैमिली के साथ में। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं यहाँ पे पीछे जाते जाते आपको, यहाँ पे देखिए स्लाइड पे मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। यहाँ पे एक स्कैनिंग के लिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप स्कैन करेंगे, तो इसको स्कैन करके आप रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं, या आपके पास में किसी ग्रुप में लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी हैं 5 किलोमीटर की। वॉकिंग भी आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है यार मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं है, आप वॉक कीजिए। हेम पांडे सर को मैंने विशेष रिक्वेस्ट किया कि सर आपकी वजह से गाइडलाइन आई थी, तो आपने इस प्रोग्राम में आना है। तो बोले हाँ मैं आऊँगा। और बोले वैसे नहीं आऊँगा चीफ गेस्ट बन के, मैं दौड़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तो तुम्हारी 5 किलोमीटर वॉक वाली है वो पूरी करूंगा मैं। तो वो वॉक वाली पूरी करेंगे। तो मैं बाबूजी को भी बोल रहा था, बाबूजी की उम्र 78 साल है। बाबूजी बोले भाई शायद दौड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन 5 किलोमीटर तो मैं वैसे चुटकी बजा के कर दूंगा, वॉक वक्त में तुम्हें घबराता नहीं। तो वो 5 किलोमीटर की वॉक में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ना कि यार दौड़ा नहीं जाएगा, तो आप 5 किलोमीटर वॉक में पार्टिसिपेट कीजिए, 5 किलोमीटर की रनिंग कर लिए। और रनिंग में ऐसा नहीं कि आपको वो ट्रेड मिल पे खड़ा करके और वो बटन ऑन कर देंगे और फिर दौड़ना ही दौड़ना है आपको। तो रनिंग का मतलब ये है कि आप दौड़े, थक गए, चलने लग गए, फिर दौड़े, फिर चलने लग गए, तो वैसा उसको पूरा कर सकते हैं। और एक 10 किलोमीटर का है, तो थोड़ा आपको अगर मेरे की तरह लगता है कि आप फिट हैं, तो मेरे की तरह आप 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कीजिए। तो 10 किलोमीटर में दौड़िए क्या। करते हैं। और अपने आप की चेकिंग का भी था, तो मैं तो रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ और लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। और मैं 5 किलोमीटर की डेली मेरी रनिंग हो रही है और बिल्कुल टाइमली हो रही है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फिट हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी, जब मैंने पहली बार दौड़ना शुरू किया तो मैंने रवि वर्मा जी का भी उनसे मेरा कम्युनिकेशन रहता है। जब उन्होंने अब आप सेट पे सुरेंद्र बस पे आए तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा चलो फिर दौड़ो। तो मैंने पहले दिन तो ऐसे ही किया, लेकिन मुझे थकान नहीं हुई। तो मैंने अगले दिन ये तो आज 3 दिन से लगातार मैं 5 किलोमीटर बड़ी इजिली 30 मिनट से पहले कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता था मुझे 10 किलोमीटर में करना चाहिए था रजिस्ट्रेशन, मतलब जो था उससे। तो मैं सबको प्रेरित कर रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि शुरुआत हो सकती है। और मुझे लगता है ये एक, क्योंकि फरवरी में चंडीगढ़ में एक मैराथन होने वाले, तो बेटर ने मुझे किया कि इसको तो आप करो, और अब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आप चंडीगढ़ में जो बड़ी मैराथन होती है 21